आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का स्विक्स का लेसन नंबर 1 सत्ता की साझेदारी को समझेंगे। सत्ता की साझेदारी का मतलब होता है कि लोकतांत्रिक सरकार में सत्ता को कैसे साझा किया जाता है, कैसे शक्तियों को साझा किया जाता है। ठीक है, आगे है परिचय। इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे के सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियाँ सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती हैं। इन घटनाओं से ये समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की ज़रूरत क्यों होती है। इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की गई है। ठीक है, तो इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत सत्ता का बंटवारा। ठीक है, सत्ता की शक्तियों का बंटवारा। किस प्रकार सत्ता को विकेंद्रीकृत किया जाता है। मतलब कि एक व्यक्ति को ही मुख्य पावर नहीं दी जाती, प्रमुख शक्ति नहीं दी जाती, बल्कि शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। ठीक है, आगे है बेल्जियम और श्रीलंका। इसमें हमने बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल पढ़ना है, उदाहरण पढ़ना है। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग में लगती हैं। इसकी आबादी 1 करोड़ से अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। शेष 40% लोग वैलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराज़गी थी। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की राजधानी है। ये एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पमत थे। आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें तो जो बेल्जियम है, बेल्जियम में 2 भाषी लोग जो हैं वो ज़्यादा आबादी में रखते हैं। ठीक है, एक है आपका डच भाषी लोग और दूसरे हैं आपके फ्रेंच भाषी लोग। ठीक है, तो फ्रेंच भाषी लोग जो हैं वो राजधानी ब्रुसेल्स में ज़्यादा संख्या में रहते हैं। ठीक है, और डच भाषी लोग कम संख्या में रहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ दिया भी है, ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। लेकिन डच भाषी लोग जो हैं वो बेल्जियम में ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, डच भाषी लोग बेल्जियम में ज़्यादा रहते हैं। तो ये जो थे वो समृद्ध लोग थे। ठीक है, पढ़े लिखे लोग थे। धन संपदा भी फ्रांसीसी भाषा के लोगों के पास ज़्यादा थी। लेकिन डच भाषी लोग जो थे वो बाद में समृद्ध हुए। इसके बाद हमने देखा कि 1950 और 60 के दशक में इनके मध्य तनाव बढ़ने लगा था। ठीक है, इसके बाद की आगे की स्थिति हम आगे वाले पैरों में पढ़ेंगे। आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर। तो श्रीलंका की आबादी 2 करोड़ और बेल्जियम की आबादी 1 करोड़ है।
2 करोड़ मतलब हरियाणा जो है हमारा राज्य उसके बराबर है ना 2 करोड़। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग रहते हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है। फिर तमिलों का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है। तमिलों में भी 2 समूह हैं, ठीक है। तो इसमें सिंहलियों की आबादी कितनी है, कुल जनसंख्या का 74% और उसके बाद तमिल दूसरे नंबर पे तमिलों का 18%, ठीक है, 18%। ये प्रमुख 2 समूह हैं। यहाँ भी आप देख सकते हो मैप में। बेल्जियम के समुदाय और क्षेत्र, ब्रुसेल्स राजधानी का क्षेत्र और वैलोन फ्रेंच भाषी क्षेत्र, फ्लैमिश डच भाषी क्षेत्र और जर्मन भाषी क्षेत्र, ठीक है। ये बेल्जियम का मैप है। उसके बाद है एथनिक या जातीय, ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, यानी वह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। किसी भी जातीय समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है और इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है। जरूरी नहीं कि ऐसे समूह के सदस्य किसी एक धर्म के मानने वाले हों या उनकी राष्ट्रीयता एक हो। ये एथनिक या जातीय की परिभाषा दी गई है। उसके बाद है आगे तमिल में भी 2 समूह हैं, एक श्रीलंकीय मूल और दूसरा है हमारा के तमिल और दूसरा है हिंदुस्तानी तमिल। श्रीलंका मूल के 13% हैं, ठीक है। और हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत में लाए गए उन लोगों की संतानें हैं। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। अधिकतर सिंहली भाषा लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मनी भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। इससे उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती, संभव था इससे देश बंट जाता और ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते। श्रीलंका में सिंहली आबादी का बहुमत और ज़्यादा था और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। आइए अब ये देखें कि असल में दोनों देशों में क्या हुआ, ठीक है। अच्छा, इसका सल्यूशन कैसे निकाला गया बेल्जियम और श्रीलंका में, इसको हम आगे पढ़ेंगे। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुसत्ता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील हैं। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं। नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम ये हुआ कि तमिल और सिंहली समुदायों के संबंध बिगड़ते चले गए। श्रीलंका के जातीय समूह आप इस नक्शे में देख सकते हो, है ना। बहुसंख्यकवाद क्या होता है। ये मान्यता
कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। आगे है श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हुआ। परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए हैं। इससे भी कई गुना ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई है। आपने पढ़ा है 10वीं क्लास में 10वीं क्लास की अर्थशास्त्र की पुस्तक में कि हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। पर वहाँ के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियाँ पैदा हुई हैं। 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ। तो आपने देखा कि कैसे जो सिंहली समुदाय के जो लोग हैं, कैसे उन्होंने तमिल समुदाय के लोगों पर दोष जमाना मतलब नौकरियों में प्राथमिकता और अपनी सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित करना, ठीक है, और उनके अधिकारों को अवॉइड करने किस प्रकार से किया। तो इससे क्या हुआ परिणाम कि बाकी जो तमिल जाति के जो समूह के लोग थे उन्होंने इसके लिए आंदोलन चलाया और उनके बीच में तनाव बढ़ गया और कैसे कितने सारे लोगों का नरसंहार हुआ और कुछ लोग जो है वो वहाँ से भागकर शरणार्थी बन गए थे। ठीक है, ये था श्रीलंका का परिणाम। श्रीलंका में कैसे इस जातीय भेदभाव को कैसे ख़त्म किया गया था ना। ठीक है, उसके बाद बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम ने क्या किया, समझदारी से काम लिया। कैसे, बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। 1970 और 1993 1970 एंड 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रह सकें। और उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है तथा कोई भी देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल विशेष जानकारी के लिए देखिए बॉक्स। बेल्जियम के मॉडल की कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित थी। तो इन्होंने क्या किया था, एक अलग सा रास्ता अपनाया था। अलग से रास्ते में इन्होंने क्या किया था, संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। जो डच और फ्रेंच भाषी मंत्री होंगे वो समान होंगे। कुछ कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषीय समूहों के सांसदों को बहुमत उसके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते थे, है ना। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को स्पुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं रहेंगी। राज्य सरकारों को मुक्त कर दिया गया था। ब्रुसेल्स से अलग सरकार है और उसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। गृह युद्ध क्या होता है, किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले कि वह युद्ध सा लगे तो इसे गृह युद्ध कहा जाता है। ये श्रीलंका में हुआ था। गृह युद्ध आपने पढ़ा भी है, इसका 2009 में अंत हुआ था। आगे है बेल्जियम की एक बस्ती का पता यहाँ दिए गए फोटोग्राफ में अंकित है। गौर करें कि स्थान का नाम और दिशा की जानकारी 2 भाषाओं
डच भाषाओं फ्रेंच और डच में दी गई है। आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, इन दोनों भाषाओं को इन दोनों को भाषाओं को आप देख सकते हो, फ्रेंच और डच भाषा को, ठीक है। उसके बाद है आगे केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी थी। केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा तीसरे स्तर की सरकार कौन सी थी? सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग, चाहे वे यहाँ भी रहते हों, इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों पर फैसले लेने का अधिकार है। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, निश्चित रूप से यह जटिल है। खुद बेल्जियम में रहने वालों के लिए भी यह व्यवस्था बेहद असफल रही है। इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया है, वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर दो टुकड़ों में बंट गया होता। जब अनेक यूरोपीय देशों के साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसको मुख्यालय चुना गया, ठीक है। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय किसको चुना गया? ब्रुसेल्स को। ये देख सकते हो आप ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित यूरोपीय संसद है ना, दिख रही होगी आपको। उसके बाद आगे है बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल का उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार न बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता ही संकट में पड़ सकती है। तो आपने इन दोनों श्रीलंका और बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी के समक्ष में विवाद जो है वो पड़ा है ना। आपने देखा कि श्रीलंका ने किस प्रकार अपना प्रभुत्व, श्रीलंका के सैली समुदाय के लोगों ने बाकी समुदायों पर अपना प्रभुत्व जुटाने के लिए अपनी है ना किस प्रकार देश को एक गृह युद्ध में जेल दिया था। लेकिन बेल्जियम की सरकार ने, बेल्जियम के जातीय समूहों ने समझदारी से काम लिया, ठीक है। अब सत्ता की साझेदारी जो है, हम सभी समूहों को, सभी जातीय समूहों को या समूहों को, बाकी जो जाति के अलावा होंगे उनको अगर शक्ति देंगे तो हम देश जो है वो गृह युद्ध से बच सकता है या आंदोलनों से बच सकता है, ठीक है। देख सकते हो आप बाईं तरफ अंकित कार्टून में जर्मनी की एक समस्या का संकेत किया गया है। वहाँ क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नामक दो बड़ी पार्टियों की गठबंधन सरकार है। ऐतिहासिक रूप से ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी रही हैं। सन 2005 के चुनावों में इन दोनों में से किसी को अपने बूते सरकार बनाने के लायक बहुत बहुमत नहीं मिला, इसलिए उन्हें गठबंधन सरकार बनानी पड़ी। दोनों दल विभिन्न नीतिगत मामलों पर अलग अलग पक्ष लेते हैं, फिर भी वहाँ साथ साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। जर्मनी की संसद के बारे में जानकारी के लिए लॉग इन करें, या आप इसके लॉग इन करके भी देख सकते हो। आगे है कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है? सत्ता को साझेदार करना क्यों ज़रूरी है? पावर देना सभी को क्यों ज़रूरी है? इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर ये देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है और वह बात कहीं ज़्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी
दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी डर से रहें। इसलिए वह सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था में जुड़ते हैं। इन दो तर्कों में एक को हम युक्ति तर्क और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्ति तर्क या हिस्सेदारी का तर्क लाभकारी परिणामों को जोड़ देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि सत्ता की जो साझेदारी है उसमें दो तर्क मिलते हैं, एक युक्ति तर्क और दूसरा नैतिक तर्क। ठीक है, युक्ति क्या है कि सत्ता का जो है वो बंटवारा कर देना चाहिए सामाजिक जो जितने भी समूह हैं। इससे क्या होता है, टकराव की स्थिति जो होती है वो कम हो जाती है। जब हम सभी समूहों को पावर देंगे, है ना, तो टकराव की स्थिति जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, और दूसरा है नैतिक तर्क मतलब कि लोकतंत्र का मतलब ये होता है जो लोग शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। ठीक है, कि जो भी लोग इस शासन में हैं शामिल, उनके बीच सत्ता जो है उसका बंटवारा कर देना। ठीक है, एक नैतिक बात भी है ना। वही एक वैध जो है सरकार होती है। अगर सभी के बीच में हम सत्ता का बंटवारा नहीं करेंगे तो वो एक लोकतांत्रिक सरकार नहीं मानी जाएगी। पूरी मानी तो जाएगी लेकिन पूरी तरह से नहीं मानी जाएगी। जैसे कि आप चाइना वगैरह का एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद है युक्ति तर्क। क्या होता है युक्ति तर्क का मतलब यहाँ भी दिया है। युक्ति तर्क का मतलब है हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया फैसला, पूरी तरह से नैतिकता पर आधारित फैसला अक्सर इसके उल्ट होता है। ठीक है, पूरी तरह से लाभ हानि का हिसाब लगाकर जो फैसला लेते हैं उसको युक्ति तर्क फैसला कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे है अनित्य बेल्जियम के उत्तरी इलाके के एक डच माध्यम के स्कूल में पढ़ती है। फ्रेंच बोलने वाले उसके अनेक स्कूली साथी चाहते हैं कि पढ़ाई फ्रांस में ही हो। सेल्बी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के एक स्कूल में पढ़ती है। वह और उसके स्कूल के बहुत से दोस्त तमिल भाषा हैं और इनके माता पिता पढ़ाई का माध्यम तमिल ही रखना चाहते हैं। तो इसमें प्रश्न पूछा है, कौन सी सरकार अनित्य और सेल्बी के माता पिता की इच्छा पूरी कर सकती है, किससे सफलता मिलने की संभावना अधिक है और क्यों? तो इन दोनों में जो है वो अनित्य बेल्जियम उत्तरी इलाके में जो डच माध्यम में पढ़ना चाहती है, सामुदायिक सरकार जो है उसे सफलता मिलने की संभावना अधिक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सामुदायिक सरकार है। ठीक है, जो कि अपने पढ़ाई जो संस्कृति को बचा के रख सकते हैं, है ना। अपनी संस्कृति बेचारा जब पढ़ाई वगैरह है जिस भाषा में पढ़ना चाहते हैं उसको बचा कर रख सकते हैं। उसके बाद आगे है खलील की उलझन। जैसा कि होता आया है कि इस बार भी विक्रम रात को खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाए जा रहा था और बेताल उसकी पीठ पर बैठा था। हमेशा की तरह इस बार भी यह सोचकर कि कहीं विक्रम को नींद न आ जाए, बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया। कहानी कुछ इस प्रकार थी। ठीक है, कहानी आपने ध्यान से सुननी है। बैरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे। उसके पिता जी जो थे वो ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे, तो माँ सुन्नी मुसलमान। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे। ठीक है, एक ईसाई धर्म की शाखा ही समझ सकते हो आप इसको, और सुन्नी मुसलमान एक मुस्लिम धर्म की शाखा। उसकी माँ सुन्नी मुसलमान और पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई। आधुनिक शहर के लिए कोई अनूठी बात न थी। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और राजधानी बैरूत में भी बस गए थे। लेबनान की राजधानी है बैरूत। ठीक है, वे साथ रहते थे, मेल जोल होता था, पर गृह युद्ध में वे एक दूसरे से लड़ते भी थे। खलील का एक चाचा ऐसी ही लड़ाई में मारा गया था। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदायों के बीच बंटवारे के कुछ बुनियादी
नियमों की पर सहमत हुए। इन नियमों के अनुसार तय हुआ कि देश का जो राष्ट्रपति होगा वो मेरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक होना, मेरोनाइट कैथोलिक, ठीक है, ये भी ईसाई धर्म की शाखा है कि जो राष्ट्रपति बनेगा वो मेरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री कौन बन सकता है? सिर्फ सुन्नी मुसलमान। उसके बाद है उप प्रधानमंत्री कौन बन सकता है का पद? ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान के लिए तय हुआ। इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ेंगे पर सहमत हुए। जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच ये समझौता हुआ था तब दोनों की आबादी लगभग बराबर थी। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए पर दोनों पक्ष अभी भी इसी समझौते का आदर करते हुए उसे मान रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसके। अब खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती है। वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति है लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते वह सबसे बड़े पद पर पहुंच ही नहीं सकता। वह ना तो माँ के धर्म को मानता है और ना ही पिता के। असल में वह चाहता है ही नहीं कि उसे किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। उसे समझ में नहीं आता कि लेबनान भी अन्य सामान्य लोकतंत्र की तरह क्यों नहीं चलता। उसका कहना है सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी दीजिए और जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले वह राष्ट्रपति बन जाए, भले ही वह किसी समुदाय का हो। लेकिन उसके जिन बड़े बुजुर्गों ने गृह युद्ध देखा है उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था ही शांति की सबसे अच्छी गारंटी है। अभी कहानी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि वे टीवी टावर के पास पहुंच गए। यहाँ वे रुक सकते थे। बेताल ने जल्दी से कहानी ख़त्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछा, अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता है तो आप क्या करते? क्या आप पुरानी व्यवस्था ही चलने देते या आप कुछ नया करते? बेताल विक्रम और अपनी बीच हुए समझौते को दोहराना नहीं भूला। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है और आप फिर भी नहीं बताते तो आपकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या आप बेचारे विक्रम को बेताल के सवाल का जवाब देने में मदद कर सकते हैं? तो यहाँ ये कहानी एक बहुत ही अच्छी कहानी के माध्यम से इन्होंने कहने की कोशिश की गई है। तो आपने विक्रम बेताल एक सीरियल पुराना है वो देखा होगा, ठीक है, उसके आधार पर इस कहानी को बनाया गया है। बैरूत शहर, ठीक है, जो कि लेबनान का एक शहर है। तो इसमें कैसे धर्म के आधार पर पदों को व्यवस्थित किया गया था कि प्रधानमंत्री का पद, उप प्रधानमंत्री का पद, है ना। तो सबसे बड़ा जो पद है प्रधानमंत्री का पद, उस पर पहुंचने के लिए खलील को क्या करना पड़ेगा। तो इसमें क्या बताया गया है कि उस टाइम जो संविधान लिखा था, है ना, उस टाइम उस समय की परिस्थितियों के आधार पर लिखा गया था। अब संविधान जो है उसमें संशोधन जो है वो होता रहना चाहिए, है ना, टाइम टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम संशोधन उसमें चाहिए। अगर संशोधन नहीं होगा तो भी वो दंगों का कारण बन सकता है। ठीक है, तो इसमें संशोधन किया जाना चाहिए और पूरी तरह से लोकतांत्रिक देश बना दिया जाना चाहिए। जैसे सामान्य लोकतंत्रों में होता है, नेता को चुनने का अधिकार दिया जाना चाहिए, है ना। सभी लोगों को, जो भी किसी नेता को अपना बेस्ट नेता मानते हैं, अच्छा मानते हैं देश के लिए, ठीक है, उसको ही प्रधानमंत्री के पद पर चुना चाहिए मेरे हिसाब से। और आप लोगों का क्या मत है, आप भी मुझे बताइए। साझेदारी के रूप राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेने और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्व शासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियाँ
तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए हम कुछ प्रचलित उदाहरणों पर गौर करें। तो इसमें क्या बताया गया है कि हम सत्ता की साझेदारी कैसे करेंगे। पहले क्या होता था, राजतंत्र में एक ही व्यक्ति प्रमुख होता था जो कि सत्ता को चलाता था, जिसके पास सारी शक्ति होती थी, वो था राजा। लेकिन जब लोकतंत्र की स्थापना हुई तो सत्ता का बंटवारा करना शुरू कर दिया। लोगों ने विचार किया और सत्ता का बंटवारा किया। अब सत्ता का बंटवारा किन तरीकों से किया जाता है ये हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता, हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। तो उसमें क्या होगा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक है। लेकिन एक दूसरे ये आज़ादी से कार्य करती तो हैं, लेकिन इनके पास असीमित अधिकार नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे पर आंशिक रूप से या अंकुश भी लगाती हैं। दूसरा है आपका, सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में हम इन्हें राज्य सरकारें कहते हैं। हर देश में बंटवारा ऐसे ही नहीं है। कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं हैं, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है वहाँ संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। बेल्जियम में तो यही काम हुआ है, पर श्रीलंका में नहीं हुआ। राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। नगर पालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयाँ हैं। उच्चतम और निम्नतम स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। हम अगले अध्याय में इस पर विस्तार में चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या बताया गया है कि केंद्रीय स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर और पंचायती स्तर पर सत्ता का बंटवारा किया गया है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो शासन में निहित हों, है ना। उसके बाद है पॉइंट 3, सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमज़ोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी ही व्यवस्था के बारे में पढ़ा। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है ताकि लोग खुद को शासन से अलग न समझने लगें। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के अलग अलग तरीकों पर हम इकाई 2 में चर्चा करेंगे। अच्छा, तो इसमें किसके बारे में बताया गया है कि भाषाई आधार पर या सांस्कृतिक आधार पर सत्ता का बंटवारा। जब आरक्षण की व्यवस्था से, जब भारत में जो आरक्षण की व्यवस्था है SC ST OBC जब महिलाओं के लिए, उसके संदर्भ में भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार है और भारत में महिलाओं और कास्ट वाइज या धर्म के आधार पर आरक्षण दिया गया है। पॉइंट नंबर 4,
सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंदिता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे। एक बड़ी समय अवधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रहती है। कई बार सत्ता की ये भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं या सरकार का गठन करती हैं। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। इकाई 3 में हम राजनीतिक दल, दबाव समूह और राजनीतिक सामाजिक आंदोलनों की कार्यप्रणाली पर गौर करेंगे। तो ये जो लेसन है आज हमने कंप्लीट कर लिया। आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें जो भी आपको डाउट है। धन्यवाद।